बच्चों में टीथिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? ये कितने लंबे अरसे तक चलता है? दांत किस ऑर्डर में आते हैं? साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज या मेडिसिन हैं जिसको इस्तेमाल करके हम इस प्रोसेस को आरामदेह बना सकते हैं? क्या बायो 21 टैबलेट्स इस्तेमाल करवानी चाहिए? क्या दांत निकलने की वजह से बच्चों को डायरिया और इन्फेक्शन हो सकता है? हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टीथिंग प्रोसेस। वीडियो को कंप्लीट देखिए और देखने से पहले मेरे चैनल लाइफ विद अहमद अली को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बच्चों में दांत दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी टीथ जिसको हम टेम्पोरेरी टीथ या फिर दूध के दांत भी कहते हैं। नंबर 2, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ प्राइमरी टीथ के जड़ जाने के बाद आते हैं। बच्चों में टीथिंग प्रोसेस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। जब वो मदर की वॉर्म में डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, अराउंड 5 to 6 मंथ दांत का बनना स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन बर्थ के 5 to 6 मंथ के बाद अपीयर होते हैं। प्राइमरी टीथ 6 मंथ से निकलना स्टार्ट होते हैं और ये प्रोसेस 3 साल तक चलता है, जिसमें टोटल 20 दांत आते हैं ऊपर और नीचे के मिला के। और ये प्राइमरी टीथ 5 से 6 साल तक रहते हैं। 5 से 6 साल के बाद ये प्राइमरी टीथ या दूध के दांत जड़ जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं। अराउंड 12 to 14 years तक चलता है। परमानेंट टीथ टोटल 32 होते हैं। दांत निकलने का या इरप्शन का जो प्रोसेस है 10 से 14 दिन का होता है। 5 से 6 दिन बच्चे के लिए बहुत पेनफुल गुजरते हैं। उनके गम्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं। 7 to 8 डे पे आप देखेंगे कि एक हल्की सी वाइटिश लाइन जो है वो अपीयर होती है और फिर फाइनली 10 से 14 दिन के दौरान जो है वो दांत पूरी तरह से इरप्ट हो जाता है या निकल आता है। ज़रूरी नहीं है कि एट अ टाइम एक ही दांत निकले। बहुत सारे बच्चों में एट अ टाइम 2 दांत भी आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट दांत आने की जो ड्यूरेशन है वो 10 से 14 दिन की होती है। सबसे पहले बच्चों के जो दांत आते हैं वो निचले जाह में 2 दांत आते हैं और उसके बाद फिर अपर जाह में 2 दांत आते हैं, जिनको हम सेंट्रल इंसिजर बोलते हैं। आपके सामने ये चार्ट है। अगर आप इसको डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यूरेशन और मंथ भी मेंशन किया गया है। बहुत सारे बच्चे पहला दांत जो है वो 6 माह से लेके 8 माह तक जो है वो निकाल देते हैं, लेकिन जो इसकी एक अपर लिमिट है वो है 14 महीने तक। अगर तो 14 महीने तक बच्चा कोई भी दांत नहीं निकालता, इट्स मीन कि ये डिले डेंटेशन है। इसकी बहुत सारी काजेस हो सकती हैं, प्री मेच्योर बर्थ, खून की कमी, विटामिन डी की कमी, जेनेटिक्स अबनॉर्मेलिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके बहुत सारी काजेस हैं। मैंने आपके साथ कुछ मेन काजेस डिस्कस की हैं। आप 14 महीने के बाद इसको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करवाएं ताकि वो एट अ टाइम इसकी ट्रीटमेंट करके इसको कंट्रोल कर सके और आपका बेबी नॉर्मली टीथिंग प्रोसेस की तरफ आ सके। बर्थ के टाइम में बच्चों में एक छोटा सा दांत जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम नेटल टीथ कहते हैं। वैसे तो ये इस टीथ का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों के लिए अनईजी भी हो सकता है। जब बच्चे फीड करते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। इसके अलावा बच्चे जब मदर फीड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मदर को इंजरी हो जाती है या वो भी अनईजी हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका एक हार्मफुल इफेक्ट ये है कि सम टाइम ये दांत जो है वो फर्म होता है, मजबूत होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये दांत लूज भी होता है। मतलब इसकी जड़ें जो हैं वो लूज होती हैं। एक डर हो सकता है कि ये दांत टूट के रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए या किसी तरह से बेबी वो दांत निगल ना ले। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करवा लें। ऐसे 6 सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नंबर 1, ड्रोलिंग। ड्रोलिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। आप देखेंगे कि जब बच्चे 4 से 5 माह के हो जाते हैं आफ्टर बर्थ, तो वो बहुत एक्सेस अमाउंट में स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, बच्चों के लिप्स के अराउंड रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं या फिर रेडनेस आ जाती है।
छोटे छोटे पिंपल्स भी आ सकते हैं। नंबर 3, बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। नंबर 4, बच्चों के गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग की वजह से बच्चे अपने इर्द गिर्द की हर चीज को अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई चीज हो या कोई कपड़ा या फिर कोई टॉय, जो भी उनको अपने इर्द गिर्द चीज मिलती है। नंबर 5, बच्चे कम सोना शुरू कर देते हैं। जहां आप देखेंगे कि पहले 4 से 5 माह जो वो प्रॉपर नींद ले रहे होते हैं, सडन उनकी नींद कम हो जाती है। नंबर 6, बच्चों की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहना शुरू हो जाता है। आप माथे को टच करेंगे तो वो भी आपको गर्म फील होगा। इट्स मीन कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टीथिंग प्रोसेस के दौरान बढ़ जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बच्चों को हल्का सा फीवर हो सकता है। कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या टीथिंग प्रोसेस के दौरान बच्चे को इन्फेक्शन या फिर डायरिया हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है कि बोल के उसको निगल लेते हैं, क्योंकि स्टमक में जो है वो सॉलिड फूड नहीं होता या कोई भी ऐसा फूड नहीं होता जिसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो वो स्लाइवा जब स्टमक में जाता है और इंटेस्टाइन में जाता है तो वो लूज मोशन के तौर पर बॉडी से निकलता है। ऐसी कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं जिसको इस्तेमाल करके बच्चों में इस प्रोसेस को हम पेनलेस बना सकते हैं या किसी हद तक उस पेन को कम कर सकते हैं। नंबर 1, टीथर्स। आपने कोशिश करनी है कि लो प्लास्टिक के टीथर्स नहीं लेने। टीथर्स आपने बीपीएफ फ्री लेने हैं, नॉन रिएक्टिव लेने हैं, जो कि सिलिकॉन बेस्ड हों और जिनमें जेल ना हो। बास दफ़ा क्या होता है कि बच्चे अपने दांत, जिनका 1 या 2 दांत आ चुके होते हैं जो कि बहुत शार्प होते हैं, क्या करते हैं कि बच्चे जब उनको मुंह में लेते हैं उस टीथर को, तो उसके अंदर जो जेल फिल्ड हो, सम टाइम वो टीथर जो है वो क्रैक हो जाता है और वो जेल बच्चा निगल लेता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होती है। नंबर 2 है सिलिकॉन बेस्ड टॉयज लें। आपको किसी अच्छी मार्केट से सिलिकॉन बेस्ड टॉयज मिल जाएंगे। नंबर 3 है कि मार्केट में फ्रूट टीथर्स मिलते हैं। आप क्या करें कि जब बच्चा 5 या 6 माह का हो जाता है, वैसे भी आप उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं, तो आप कोई सा भी फ्रूट लें। आप एप्पल ले सकते हैं, उसकी प्यूरी बना दें और उस प्यूरी को आप उस फ्रूट टीथर के अंदर डाल के उसको फ्रीज कर लें। जब वो फ्रीज हो जाए तो आप बच्चे को वो पकड़ा दें। आपने बच्चों के गम्स को मसाज करनी है, उनको हल्के हाथों से, हाथ अच्छे से वॉश करें, फिंगर को उन गम्स के ऊपर जो है वो रब करें, हल्का सा आपने रब करना है। नंबर 5 है, आपने किसी कपड़े को या गाज को, जो कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसको आपने उससे गम्स के ऊपर मसाज करें या रब करें। ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है बच्चों की पेन को कम करने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपको अगेन कहूँगी कि आप इसमें से कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, ठीक है? आप जर्म्स फ्री होनी चाहिए। ऐसी कोई मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल करके बच्चों में पेन को कम कर सकते हैं? यस, आप बच्चों को पैनाडोल या पैरासिटामोल का सिरप दे सकते हैं। डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक आप पैनाडोल की जो डोज़ है वो हर 6 घंटे के बाद हाफ ड्रॉपर दे सकते हैं। जो छोटा ड्रॉपर मिलता है बच्चों का, वो हाफ ड्रॉपर दे सकते हैं हर 6 घंटे के बाद, क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होता है। और क्या बच्चों को बायो 21 टैबलेट्स इस्तेमाल करवानी चाहिए? सो माई आंसर इज बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। जितनी भी साइंटिफिकली रिसर्च हुई है या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अमेरिकन एकेडमी ऑफ प्रोडक्ट्स, नेशनल हेल्थ सर्विस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन तमाम ने जितनी भी रिसर्च की है, ऐसा कोई फैक्ट या कोई मेडिसिन जो है वो नहीं बनी या बनाई जा सकती जिसकी वजह से बच्चों में इस प्रोसेस की बायो 21 टैबलेट्स, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बच्चों में ऑटिज़म बढ़ रहा है, स्पीच डिले बढ़ जाती है, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें कैल्शियम या खून की कमी हो सकती है। तो ये तमाम इफ़ेक्ट्स हैं जिसकी वजह से बायो 21 टैबलेट्स नहीं देनी चाहिए।
आई एम श्योर बहुत सारी मदर्स कहेंगी कि मैंने अपने बच्चे को ये टैबलेट्स दी हैं और उसको तो कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बट माय डियर पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि तमाम बच्चों के लिए जैसे ही मेडिसिन हो। बच्चे वेरी टू वेरी करते हैं उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग या उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पेरेंट्स अपने बच्चों के गम्स पे कोई भी जेल इस्तेमाल कर लेते हैं जो उनको रिलीफ देती है। रिसर्च के अकॉर्डिंग इन जेल्स में बेलाडोमा एक सब्सटेंस है या केमिकल है जो प्रेजेंट हो सकता है, जो कि बाद में बच्चों पे फिट्स या ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। सो हमेशा इन जेल्स को अवॉइड करें, मेडिसिन को अवॉइड करें। जस्ट आप बच्चों को रिलीफ देने के लिए पैनाडॉल के कुछ ड्रॉप्स या फिर पैरासीटामॉल के कुछ ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये कुछ डेज का प्रोसेस होता है। आई नो एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकते, बट आप कोशिश करें कि होम रेमेडीज करके उनकी पेन को कम करें। है कि बच्चों में ब्रशिंग किस एज में स्टार्ट करवानी चाहिए। सो आई थिंक कि जब बच्चा 8 या 9 महीने का हो जाता है, जब उसका पहला दांत आ जाए, तो उनके पहले सेंट्रल इंसीजर अपर जा में और नीचे वाले जा में दांत आ जाए, मीन्स के ये 4 दांतों का सेट होता है। तो जब ये कंप्लीट आ जाए 12 मंथ्स तक, तो आप बच्चों में ब्रशिंग को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। जाने से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।